हेलो फ्रेंड्स, रात कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था मेंडल्स के नियम। केवल हमने उसके बारे में समझा था, केवल कितने नियम हैं, जो 3 थे। तो आज हम इसके समझेंगे पूरी तरह से। देखिए, जो हमारा पहला नियम है यह है हमारा प्रभाविता का नियम। देखिए, जो प्रभाविता का नियम है, पहला और दूसरा नियम जो है वह हमारा एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अर्थात उन्होंने केवल एक ही मतलब लक्षण को लेकर अध्ययन किया था। देखिए, जो हमारा प्रभाविता का नियम है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाएगा अर्थात वो शुद्ध होंगे। क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखेंगे जो होंगे डोमिनेंट लक्षण ही दिखेंगे। देखिए, इस नियम के अनुसार मेंडल ने मतलब केवल एक ही लक्षण को लिया, जो ये था हमारा प्रभावी लक्षण अर्थात ये लंबे पौधे थे मटर के, और दूसरा जो लिया था वो थे हमारे बौने पौधे अर्थात डाल्फ। तो इसको लेकर क्रॉस कराया। सबसे पहले इसका हम युग्मक लेते हैं। तो इस युग्मक जो क्रॉस कराया इन्होंने, जो पहली पीढ़ी अर्थात F1 जनरेशन हुई, उस जनरेशन में केवल जो डोमिनेंट लक्षण होती है अर्थात जो प्रभावी लक्षण होता है अर्थात जो बड़ा है, केवल यही लक्षण दिखता है। जो पौधे हुए सभी वो केवल लंबे हुए। देखिए, इस नियम के अनुसार इसकी पहली पीढ़ी में केवल जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही दिखते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, जो हमारा दूसरा नियम है, इसके बाद देखिए हम देखते हैं जो हमारा दूसरा नियम है, ये भी केवल एक ही संकरण क्रॉस पर आधारित है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों अर्थात जीन के जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनते समय अर्थात जब ये युग्मक बनने लगते हैं तो पृथक हो जाते हैं, और इसमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए, जब ये एक मतलब ये भी हमारी एक संकरण क्रॉस पर आधारित होती है। इसका हम युग्मक लेते हैं। तो इसकी जो F1 पीढ़ी होती है ये तो केवल लंबा ही होगी अर्थात ये लंबे पौधे होंगे संपूर्ण। लेकिन इसके बाद जब हमारी ये दूसरी पीढ़ी होती है तो इसमें जो हमारे युग्मक होते हैं वो शुद्ध होने लगते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं वह बौने भी होते हैं। ये हमारी F1 पीढ़ी हुई। अगर हम इसको यहाँ पर F1 पीढ़ी को सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो देखिए ये जो हमारे होते हैं वह शुद्ध लंबे होते हैं, और जो हमारा दूसरा है ये भी हमारे लंबे होते हैं, लेकिन ये शुद्ध लंबे नहीं होते, ये होते हैं अशुद्ध लंबे। इसी प्रकार अगर हमारा इससे और इससे कराया जाए तो ये भी हमारा अशुद्ध लंबे होते हैं, और इसका हो तो ये शुद्ध बौने होते हैं। देखिए, इस नियम से हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारे युग्मक मतलब दूसरी पीढ़ी में बनने लगते हैं तो मतलब इसमें जो होते हैं वह युग्मक जो शुद्ध होने लगते हैं, इसीलिए हमारे इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्योंकि इसकी जो दूसरी पीढ़ी होती है F2 पीढ़ी, इसमें कुछ पौधे शुद्ध होते हैं तथा कुछ अशुद्ध होते हैं। तो जो इसकी एक संतान होती है ये पूरी मतलब शुद्ध होती है तथा 2 होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, लेकिन ये भी लंबे होते हैं। लेकिन जो लास्ट की होती है ये हमारी अशुद्ध बौने हो मतलब ये शुद्ध बौने होते हैं।
तो देखिए अगर हम इसका जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले इसका फिनोटाइप रेशियो निकाला जाता है, मतलब निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। कल हमने फिनोटाइप के बारे में बताया था कि ऐसे लक्षण जो जीवों के मतलब बाहर से देखकर ही मतलब उसके बारे में पता किया जा सकता है, वो हमारा फिनोटाइप लक्षण होता है। तो देखिए बाहर से हम इसको देखकर ऐसे लक्षण पता ये लंबे हैं या छोटे हैं। तो देखिए अगर इसका फिनोटाइप रेशियो है, ये भी पौधे लंबे हैं, ये और ये तीनों पौधे लंबे हैं, तो इसका हमारा पहला हुआ 3 और अनुपाते 1, ये जो है केवल पौधे मतलब ये बौने हैं। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो हुआ हमारा केवल ये हुआ। और अगर हम इसका जीनोटाइप रेशियो निकालें, देखिए जीनोटाइप रेशियो हमने बताया उसका जो जीनिक संगठन होता है वो होता है। तो ये पहला है हमारा, देखिए जीनिक संगठन ये शुद्ध है और लंबा, तो इस 1 हुआ। और देखिए जो अशुद्ध लंबे हुए ये हमारे 2 हैं, 2 हुआ। और ये शुद्ध बौना 1 हुआ। तो देखिए जो मेंडल का लाभ डोमिनेंस और लाभ सिग्रीगेशन है, इसका जो F2 पीढ़ी का रेशियो होगा हमारा यही होगा। इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 हुआ। तो इसके बाद हम तीसरा नियम पढ़ते हैं मेंडल का। देखिए जो हमारा तीसरा नियम है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए इसके अंतर्गत जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो लक्षण का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए इसके तहत जब 2 जोड़ी मतलब पौधों के बीच मतलब 2 लक्षणों के लेकर के संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षणों का पृथक्करण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। इसके तहत मेंडल ने मटर के पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों के लिया। देखिए पहला था हमारा जो बीज का मतलब बीज की आकृति राउंड और इसकी कलर येलो लिया। इसके विपरीत ये हमारा हुआ गोल तथा पीला। और दूसरा जो इसका कंट्रास्टिंग करेक्टर था वह था हमारा झुर्रीदार तथा हरा। देखिए जो पहला और दूसरा नियम था हमारा वो केवल एक संकरण क्रॉस पर आधारित था, जिसमें हमने केवल मतलब मटर के पौधे के उन्हें लंबा और बौना लिया था। लेकिन जो दूसरा नियम है यह हमारे द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है, इसके अंतर्गत इन्होंने 2 लक्षणों के लेकर अध्ययन किया। तो पहला था हमारा मतलब गोल और पीला और झुर्रीदार तथा हरा। इसको सबसे पहले गैमीट के रूप में बनाते हैं। तो देखिए इसका जो इन्होंने क्रॉस कराया, देखिए ये है हमारी F1 पीढ़ी। देखिए इसके तहत मतलब युग्मक पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र रूप से मतलब जो इनका लक्षण होता है वह नहीं दिखाई देता, लेकिन जो इनकी दूसरी पीढ़ी होती है इसमें जो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से देखा जाता है। तो देखिए इस मेंडल के इस नियम को मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो आइए हम सबसे पहले आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं जो हमारे मतलब एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता की खोज की तथा उससे संबंधित नियम भी दिए, जो 3 थे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा आधुनिक आनुवंशिकता के जनक। जो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक है वो है हमारे बेटसन। देखिए जो मेंडल थे इन्होंने मतलब आनुवंशिकता के पूरी मतलब उसका नियम भी दिया, लेकिन जो मेन आनुवंशिकता होती है वह किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है तो पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। इन्होंने केवल फैक्टर कहा था, लेकिन जो बेटसन थे इन्होंने जीन के बारे में जो नियम दिया तथा बताया कि जो जीवों में एक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है उसके जीन के द्वारा होता है, इसलिए जो बेटसन है इनको आधुनिक आनुवंशिकता के जनक माना जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई। जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वह होती है हमारी जीन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने दिया था। जो जीन शब्द है वह हमारा बेटसन ने दिया था। बेटसन ने दिया था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जीन है,
जो जीन होता है वह डीएनए का एक भाग होता है, डीएनए का एक भाग। देखिए जो डीएनए होता है वह हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है और जो जीन होता है डीएनए का ही एक भाग होता है, वह डीएनए पे पाया जाता है। तो जो डीएनए होता है इसके हम डीएनए को फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। डीएनए जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? वो थे खुराना। जो खुराना थे इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 46। अगर इसको पेयर में पूछेगा तो वो होते हैं 23, अर्थात ये 23 जोड़े होते हैं और पूरे 46 होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ। कोशिका में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो आनुवंशिक होता है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, तो वह होता है हमारा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? जो डीएनए है इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वो थे वाटसन तथा क्रिक। इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बना होता है। जो गुणसूत्र होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो वह होता है हमारा डीएनए तथा प्रोटीन का। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।